वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत डिस्टिंग्विश्ड और रिस्पेक्टेड गेस्ट हमारे साथ हैं आज, जनाब हामिद अंसारी साहब। देश को उन पर गर्व है। देश का प्रतिनिधित्व किया, बहुत विदेशों में, यूनाइटेड नेशंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति थे। इंटेलेक्चुअल पार एक्सीलेंस, बहुत लिखते रहे हैं। उनके कुछ ओपिनियंस पर कभी कभी गैर जरूरी कंट्रोवर्सीज होती रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में किताब में भी लिखा है कि मुझ पे इल्जाम इतने लगाए गए, बेगुनाही के अंदाज जाते रहे। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे लिए आपने वक्त निकाला। आपकी इस नई किताब ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात होगी आज, और कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो अब तक इंटरव्यूज जो इस बुक से रिलेटेड हुए हैं उनमें नहीं पूछे गए, और मेरे ख्याल से शायद आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके वालिद बुजुर्गवार भी एमएओ कॉलेज गए और वहां से लॉ किया, रामपुर में जज भी रहे जिस वक्त देश का विभाजन हुआ, कंट्रोलर थे इंश्योरेंस के, और खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया, मियाँ वाली जेल में गए। तो जाहिर है कि पेट्रियोटिज्म तो आपके डीएनए में है। लेकिन जो आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो खिलाफत मूवमेंट के बारे में ये मानती थी कि इसका रियल एम वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो इसको एक रिलीजियस कलर दिया जाता है और आज भी अक्सर इसका क्रिटिसिज्म होता है, आपको लगता है कि अगर इसका एम डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया था तो ये तो पूरी तरह एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था? बिल्कुल था, और आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। गांधी जी के उस वक्त के जो बयानात हैं और जो उनकी राइटिंग्स हैं उनको देख लीजिए। जी 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 जी। देखिए, ये दरारें जो हैं ये बाद में पैदा हुई हैं, उस वक्त सब साथ थे। जी जी। आप उस जमाने के हकीम अजमल खान साहब मरूम ने हिंदू महासभा के एक सेशन पे प्रिसाइड किया। जी जी। जो डॉक्टर लाजपत राय जी का वो जो उस जमाने के जो बयानात हैं जी जी। वो दूसरे हैं। मैंने उस किताब में एक अपील का जिक्र किया है। जी, मैं उस पे आ अपील रहा फॉर हूँ। अच्छा, चलिए चलिए, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो सर, ये फरमाइए कि जिन्ना ने खुद लेटर लिखा वालिद साहब को और रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान आ जाएं, जो आपका ओहदा हिंदुस्तान में है वही आपको मिलेगा, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे, तो आपको बाद में क्या बताते थे? उनकी क्या नफ्सियाती मामलात थे जिस वक्त ये फैसला उन्होंने बिना एक किसी डाउट में नहीं थे कि हमें हिंदुस्तान में रहना है? उन्होंने कभी तफसील से नहीं बताया, मगर बहरहाल वो एक ऐसी पोजीशन पे थे। वो खत जिसका जिक्र मैंने किया है वो तमाम सीनियर सिविल सर्वेंट्स को गया था जो मुसलमान थे, और उसका लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया। कुछ ने एजाज कबूल किया, कुछ ने मुहज्जब अंदाज में जवाब दे दिया। जी जी। अब आइए सर उस अपील की तरफ जिसका आपने जिक्र किया, और उसमें 100 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए। मौलाना आजाद ने, सीआर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, और मदन मोहन मालवीय ने। और उसमें जिस तरीके की अपील की गई, और उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब ने जो कांग्रेस का सेशन मद्रास का 1927 में प्रिजाइड किया, और आपने उनके एक मजमून का जिक्र किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कम्युनलिज्म इज टू हार्मफुल टू बी लेफ्ट टू इटसेल्फ इन द होप दैट इट विल डाई अ नेचुरल डेथ। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये 70 साल में हम क्यों नहीं कम्युनलिज्म के वायरस को कंटेन कर पाए? कोविड को तो हमने बहुत अच्छा कंटेन कर लिया, लेकिन ये कम्युनलिज्म को क्यों नहीं हम कंटेन कर पाए? मैंने एक तकरीर में बहुत चंद हफ्ते हुए इसका जिक्र किया था कि कोविड बतौर बीमारी के बहुत संजीदा चीज़ है, मगर मुल्क में दो और बीमारियां हैं
एक एक्सट्रीम रिलीजियोसिटी और दूसरी स्ट्राइडेंट नेशनलिज्म। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था पैंडेमिक्स का। बहरहाल सुनने वालों ने या कुछ सुनने वालों ने पैंडेमिक का एक ही मतलब निकाला, समझे, और उसके ऊपर मैंने सुना है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, कि एक 5,000 ट्वीट्स हुई मेरे खिलाफ। तो ठीक है, कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है। जी जी। पर ये आपने अच्छा सर जुमला कहा कि रिलीजियोसिटी में तो मुल्क में बहुत इजाफा होता जा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इस नहीं है। तो ये कैसी रिलीजियोसिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो डिवॉइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है? ये बहुत ऐसा भटकना अक्सर हुआ है और बहुत दफा हुआ है, बहुत मुल्कों में हुआ है, बहुत से समाजों में हुआ है। अपने मुल्क में क्यों, हम दूसरे मुल्कों में भी देखते हैं। तो मैंने कोई नई ऑस्ट्रेलिया में, चीज है? जी, कोई नई चीज नहीं है आपको लगता है? नहीं नहीं, हमारे मुल्क में नई चीज है। आप हमारे यहाँ जो माहौल तारीखी तौर पे रहा है और इन प्रैक्टिस रहा है, वो ये है कि एक दूसरे से भाईचारा रहता है। हर गांव में, हर मोहल्ले में भाईचारा रहता है। लोग साथ काम करते हैं, साथ खेलते हैं। मगर जब मैं ऑस्ट्रेलिया में राजदूत था, तो एक फुटबॉल मैच देखा था। ऑस्ट्रेलिया में लोग दुनिया का हर खेल को खेलते हैं, जिसमें लड़ाई के बाद हाथापाई हो गई। तो मैंने अपने एक ऑस्ट्रेलियन दोस्त से पूछा कि भाई तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई। तो वो बहुत खफा हुए, कहने लगे आप हमारे ऊपर कैसे उंगली उठा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई फला मैच मैंने देखा था। तो उन्होंने तफ्तीश की और वापस आए और बोले कि इट इज दीज मैड यूगोस्लाव्स, ये जुमला उनका था। तो मैंने कहा क्या हुआ, यूगोस्लाव से इससे क्या मतलब। बोले कि हमारे यहाँ एक यूगोस्लाव इमिग्रेंट कम्युनिटी है, काफी तादाद में, और वो आपस में झगड़ते हैं। अच्छा, ये सन 87 या 86 की बात होगी। उसके 6 साल बाद युगोस्लाविया में तो दुनिया ने देखा यूगोस्लाविया में क्या हुआ। क्या हुआ? तो इस रास्ते पे जाना बहुत खतरनाक है, और इसको फरोग देना जो है वो बहुत ही कार्यशर में उसका शुमार होगा। जी जी। अच्छा सर, ये भी आपने बहुत लास्की को बहुत जल्दी पढ़ लिया अपनी लाइफ में। तो क्या आज भी सर आप एग्री करते हैं लास्की के ओपिनियन से कि ये सॉवरेंटी ऑफ स्टेट्स जो है इट मींस एनार्की? भाई देखिए, प्रोफेसर लास्की ने बहुत इस पे लिखा है, और बड़ी किताबें हैं उनके, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉवरेंटी वगैरह वगैरह। तो बात ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी इज अ 15th-16th सेंचुरी कॉन्सेप्ट। करेक्ट। मगर उसको आप अगर लॉजिकल एक्सटेंट तक ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि स्टेट के आगे कुछ नहीं है। मगर दुनिया, हम जानते हैं कि स्टेट इज वन ऑफ द स्टेट्स इन अ कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल। एंड दे हैव टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। जहां ये इसकी हद पे पहुंच जाते हैं, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और यूरोप में सबसे अच्छी मिसालें हैं, मगर दूसरी जगहों पे भी है। इसीलिए जब यूएन का चैप्टर बना, तो इस पे बहुत गौर किया गया और बहुत साफ अल्फाज में ये लिखा गया। इसकी प्रैक्टिस जो है वो कच्ची है, समझा। अक्सर लोग भटक जाते हैं, मगर लाजमी है। जी जी। सर ये फरमाइए कि आप 1961 में अलीगढ़ से आपने क्वालिफाई किया फॉरेन सर्विस में। तो अभी तो अलीगढ़ के बारे में मैं कुछ आपसे सवालात पूछूंगा, लेकिन आपने जिक्र किया एक बड़ा इंटरेस्टिंग के नजफ और करबला में कोई ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन दिया था अवध के नवाब ने, और उसका रीपेमेंट क्वार्टरली होता था। तो उसके बारे में कुछ तफसील बताएं सर, और क्या आज भी होता है ये? जहां तक मुझे मालूम है वो अपनी जगह पे है। ये चीज उस जमाने में हुई थी जब अंग्रेज अपने वो बढ़ा रहे थे हिंदुस्तान में। उन्होंने एक कर्ज लिया था अवध के बादशाह से, और सन 1857 के बाद
वो लोन तो वापस नहीं हुआ, अवध के बादशाह खत्म हो गए, मगर उन्होंने उस नई ब्रिटिश हुकूमत जो उस वक्त बनी थी, उसने ये फैसला किया कि उनके जानशीनों को उस 1 करोड़ रुपए के पर जो लोन इंटरेस्ट होता है वो दिया जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहुत से जानशीन चले गए हिजरत करके इराक, और नजफ या करबला में रहते थे। तो जब सन 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, तो लॉ डिपार्टमेंट से एक फाइल चली कि ये जिम्मेदारी जो थी ये ब्रिटिश सरकार की थी, तो नई हिंदुस्तानी सरकार पे ये जिम्मेदारी नहीं सेशन में आई। हमारी लायबिलिटी हो गई। जी, वो फाइल पहुंची एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, और उन्होंने उस पे लिखा लीगल नो, मॉरल यस। तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हर क्वार्टरली एम्बेसी जो इराक में है उसके जरिए से दिया जाता है, और उस सिलसिले में एम्बेसी के अकाउंटेंट और अफसर जाते हैं नजफ, और वहाँ पे जो सबसे बड़े वजीफा खार हैं उनको वो उनके घर पे क़याम करते हैं, नाश्ता करते हैं, अच्छा नाश्ता मिलता है, और उसके बाद वो बांटते हैं। जी। अच्छा सर, आपने ये भी जिक्र किया किताब में कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तो ईरानियन लीडरशिप जाहिर है कि बहुत उस पर नाराज थी, और फिर आपको फॉरेन मिनिस्ट्री से ये हुक्म हुआ कि आप ये बता दें उनको कि मस्जिद दोबारा बनाई जाएगी, जो आपने फेथफुली बता दिया। तो सर क्यों 1992 के बाद, जाहिर है कि तो टीवी पे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने वादा किया था कि कभी किसी की ये हिम्मत भी नहीं हुई कि मस्जिद के रिकंस्ट्रक्शन की बात किसी भी तरीके से की जाती पब्लिक डोमेन में? जवाब आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अच्छा सर, ये आइए, आपकी आइडियोलॉजी को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी होती रही है। तो जिस वक्त आपसे सीताराम येचुरी ने कंसेंट ली वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो स्वपन दास गुप्ता जो अब आजकल बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने पायनियर में आर्टिकल लिखा, अंसारीज इज लेफ्ट बट स्टिल राइट। और फिर विकीलीक्स में भी कुछ इस तरीके से आपको डिस्क्राइब किया गया, एन इंटेलेक्चुअल विद लेफ्ट ऑफ द सेंटर लीनिंग्स। तो क्या ये डिस्क्रिप्शन आपका सही है? आप इससे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मेरा रुझान हमेशा वही रहा है जो हर लिबरल का होता है। देखिए, मेरे उस्ताद कौन थे अलीगढ़ में? प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, जी जी, हिस्टोरियन भी थे, सूफिज्म के स्टूडेंट भी थे, सब कुछ थे। तो उसका कुछ असर तो पड़ा है। मैंने भी जिंदगी भर हेरोल्ड लास्की पे काम किया, और अगर इस रास्ते पे ना आता तो मेरा पीएचडी थीसिस भी हेरोल्ड लास्की पे होता। जी 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 जी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि 17 कंट्रीज आपने विजिट किए 10 सालों में, तो 1961 में जब आपने ज्वाइन की सर्विस, हमारा मुल्क जो था वो एक थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्री था। तो अब जब आप जाते हैं तो जाहिर है कि इंडिया की इमेज चेंज हो चुकी है, एक पावरफुल ग्लोबल पावर है। तो आपको पर्सनली कैसा लगता है? नहीं, बड़ी इज्जत है हिंदुस्तान की, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है जी यूरोप के मुल्कों में भी, मगर उससे ज्यादा अफ्रीका के मुल्कों में, साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों में, जहां जहां मैं गया बड़ी इज्जत है हिंदुस्तान की। जी जी तो बहुत इज्जत की नजर से हिंदुस्तान को देखा जाता है। जी जी। तो ये पर्सनली भी बहुत सेटिस्फाइंग होता होगा आपके लिए? हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है, सेटिस्फाइंग है। जी। अच्छा सर, जिस वक्त आप गेट नंबर 9 से पार्लियामेंट के निकल रहे थे अपना टेन्योर पूरा करके, तो आपने लिखा है कि यू वंडर्ड इफ दिस टेम्पल ऑफ नॉइस एंड रिकंसिलिएशन वुड रिमेन सो amidst suggestions of fiscal and spiritual renovation। तो क्या सर आप प्रिफर कर रहे थे ये फिजिकल रिनोवेशन जो अभी सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है,
और ये स्पिरिचुअल रिनोवेशन जो एक है कि लोग ओथ लेने के बाद जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे पार्लियामेंट में लगा रहे हैं, या कुछ और आपके जहन में था? नहीं, रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा कोई नहीं था, इसलिए कि किसी ने उसका कभी जिक्र ही नहीं किया था, किसी का कोई इस पे कोई कागज नहीं था, कुछ नहीं था। मगर एक रुझान मैंने नोटिस किया था जिसमें के इंटॉलरेंस को फरोग दिया जा रहा था। तो वो एक ख्याल था मेरे जहन में, क्यों था मैं नहीं जानता। जी जी नहीं, जय श्री राम के नारे से कोई वैसे एतराज नहीं है, लेकिन ये कि ट्रिपल डिवोर्स बिल पास हो रहा है, उस वक्त नारे लग रहे हैं, तो पार्लियामेंट एक सेकुलर कंट्री की जो है उसमें रिलीजियस नारों से तो बचना बेहतर होता है। देखिए, पार्लियामेंट के अपने आदाब हैं। जब कोई ओथ लेता है तो उसमें कम और बेश अल्फाज की गुंजाइश नहीं होती है। वो सीधे आप आइए, जो आपके हाथ में एक कागज होता है जो कि सेक्रेटेरिएट दे देता है, चाहे वो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो या तमिल में हो, किसी और जबान में हो, डिमांड के मुताबिक। और आपका फर्ज जो है वो सिर्फ ये है कि आप उसको पढ़ दीजिए। तो उसमें अल्फाज को जोड़ना बचपन है, और मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा। जी जी और ये भी सर एक ओथ में हम लोग नोटिस करते हैं कि सभी लोग गॉड के नाम में ओथ लेते हैं, तो आई सोलोमनली अफर्म बहुत कम लोग ले रहे हैं ओथ। दोनों बराबर हैं कानून की नजर में। जी 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 लॉ जी मेकर मगर वो ने, जो एक रिलीजियोसिटी की बात हम कर रहे थे कि बड़े रिलीजियस हैं, इंडियंस आर एसेंशियली रिलीजियस पीपल। देखिए, बीइंग रिलीजियस एंड रिलीजियोसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। जी 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 अच्छा सर, एवरीबडी जी जी इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीजियस और बी इररिलीजियस। मगर मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में था, सन 61 के सेंसस का ऑपरेशन शुरू हो चुका था, 1959 की बात है। तो एक दिन एन्यूमरेटर्स का एक ग्रुप आया, हम लोग कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने वही सवाल जो उनके उसमें होते हैं पूछने शुरू कर दिए सबसे। तो एक साहब थे हमारे साथ, जब वो उन्होंने पूछा धर्म, तो उन्होंने कहा नास्तिक। और वो जो बेचारा एन्यूमरेटर था उसने अपनी लिस्ट पे नजरसानी की, कहने लगा साहब ऐसा कोई धर्म नहीं। तो उनका आप लिखिए कि मेरा धर्म मैं नास्तिक हूँ। तो उसने कहा नहीं साहब मैं नहीं लिख सकता हूँ, आप इनमें से बताइए ये जो 6-8 धर्म लिखे हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे समाज में आप कुछ भी हो सकते हैं, और हुए हैं लोग ऐसे। जी जी लोग कहते हैं कि साहब एंशियंट हिंदुस्तान में बहुत रिलीजियोसिटी थी, मगर लोग ये नहीं जानते हैं इसलिए कि उन्होंने पढ़ा नहीं है एंशियंट हिस्ट्री, कि वहां पे एथिज्म का बहुत बड़ा रोल था इंडियन फिलोसफी में। जी जी और सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इट इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन आल्सो। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन एंड फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, इस पे बहुत बहस हुई थी, जी 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 जो सब कमिटी थी उसमें। जी 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 And if I'm not wrong, I think the Christian members जी जी had said that preaching of religion is part of our faith. जी 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 It was तो conceded. कन्वर्जन चाहते थे कि वर्ड कन्वर्जन आ जाए, लेकिन उनको पैसिफाई करने के लिए प्रोपगेशन आ गया। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। जी जी अच्छा सर, क्योंकि अब आपने अलीगढ़ के हॉस्टल का जिक्र किया और यही चीज हम दोनों में कॉमन है कि हम लोग एक ही हॉस्टल में रहे हैं, आफ्ताब हॉस्टल में, और जाहिर है कि मुझको पढ़ाया हबीब साहब के बहुत ही डिस्टिंग्विश बेटे हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब ने। तो सर ये फरमाएं कि जब आप तकरीबन 40 साल बाद अलीगढ़ गए और आपने बहुत मेजर डिफरेंस देखा, अपनी किताब में भी लिख दिया कि इट वाज मोर देन फिजिकल, और आपको लगा कि इंटेलेक्चुअली अकोमोडेटिंग एम्बियंस जो है वो कुछ कम हो गई है, तो सर जो अलीगढ़ आपका 61 का था और जो 2000 में आपने देखा, उसमें क्या फर्क था? पोस्ट पार्टीशन में अलीगढ़ में क्या माहौल था? गो कि आपने जिक्र किया है कि आपने इस चेंज के बारे में किसी रिटायर्ड प्रोफेसर से पूछा
और अगले दिन उन्होंने ये शेर लिख के भेज दिया, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। उससे जरा फरमाइए कि क्या डिफरेंस था आपकी स्टूडेंट लाइफ के अलीगढ़ में और जब आप एज शेखुल जामिया अलीगढ़ पहुंचे। ओपननेस कम हो गई थी, ओपननेस ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, मगर हमारे जमाने में हर तरह के लोग होते थे, उसमें कट्टर कम्युनिस्ट भी होते थे, समझे साहब, जमात इस्लामी के मेंबर भी होते थे। तो मेरे हॉस्टल में 2 कमरा छोड़ के एक हजरत रहते थे, बहुत मारूफ इकोनॉमिस्ट बने, मगर वो जमात इस्लामी के मेंबर थे। और दूसरी तरफ 2 कमरा छोड़ के एक और साहब थे जो कि आईएएस के बहुत बड़े अफसर हो गए। तो उनको छेड़ने के लिए रात को उनकी मच्छरदानी पे कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते थे जिससे कि मौलाना बहुत खफा होते थे, मगर ये सब खेल था और उसको लोग बर्दाश्त करते थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये कुछ सर आपने नमकदान ट्रेडिशन का जिक्र किया न्यू ईयर पे, तो जब हम अलीगढ़ पहुंचे तब तो ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं थी, ये क्या ट्रेडिशन? खत्म हो गया था। जी जी अरे जी बड़े अफसोस की बात, ये जी सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस वक्त ये होता था कि जो सबसे ज्यादा शरारती लड़के या लड़कियां होते थे, उन एक कमेटी बैठती थी जिसका इल्म शायद प्रॉक्टर को होता हो मगर किसी और को नहीं होता था, जो कि 31 दिसंबर की रात को ये फैसला करते थे कि ये एजाज किसको बख्शा जाएगा, और फिर रातों रात हॉस्टलों के बाहर वो लिस्ट चिपका दी जाती थी। माने नोटराइटी की बात थी, एजाज रिवर्स में था। अच्छा सर, ये फरमाइए कि अलीगढ़ में आपने लिखा कि साहब उनकी ट्रेडिशंस जो उन्होंने इनहेरिट की उसमें कुछ लाउडेबल हैं, कुछ लेस लाउडेबल हैं, तो थोड़ा सा इस पे जरा और इलाबोरेट करके अगर बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए ये चीजें आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, अब उसको इलाबोरेट करना बड़ा मुश्किल है। जिसने अलीगढ़ का माहौल देखा है या जिसने उस पर लिखा है, समझे ना, वो अच्छा जानता सर, है। जी ये मगर फरमाइए सर कि वो जो जो एक नज्म का जिक्र मैंने किया है कि इधर दावा करना उधर कर दिखाना, जज्बा वही था। जी जी जी। तो सर ये फरमाइए कि ये जो पार्टीशन के बाद नेहरू, आजाद, और आपने भी लिखा सरोजनी नायडू ने मिलकर अलीगढ़ को रेस्क्यू करने के लिए जाकिर हुसैन साहब को भेजा, और फिर वो नेहरू के फेमस कन्वोकेशन का जिक्र किया आपने जिसमें उन्होंने अलीगढ़ के ग्रेजुएट से कहा, द प्रेजेंट फॉर ऑल इट्स अनहैप्पीनेस एंड मिजरी विल पास। तो ये पास हुआ सर या नहीं हुआ? हो गया, हो गया। देखिए पार्टीशन के फौरन बाद अलीगढ़ की आबादी में बहुत कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से टीचर्स उन जगहों से थे जो दूसरे मुल्क का हिस्सा बन गए थे और वो फॉरेन चले गए, तो स्टूडेंट बॉडी बहुत कम हो गई थी और एक खदशा था कि शायद यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। कुछ रुझान भी था बाहर के दुनिया में, और उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी जिसने संभाली वो पंडित नेहरू, मौलाना आजाद और उस वक्त की जो गवर्नर थी सरोजनी नायडू। सरोजनी, उन्होंने इसको बहुत उसके साथ संभाला। पंडित जी और मौलाना आजाद ने जाकिर हुसैन साहब को राजी किया कि वो जामिया छोड़ के अलीगढ़ जाए। वो फैसला मुश्किल था जाकिर साहब के लिए, इसलिए कि जाकिर साहब की पूरी जिंदगी जामिया की खिदमत में गुजरी थी, मगर वो गए आखिर में, और धीरे धीरे वो माहौल बदल गया। मौलाना आजाद आए, पंडित नेहरू आए, सब आए और अलीगढ़ ठीक हो गया। जी। अच्छा सर ये फरमाइए कि बुक में आपने आर्टिकल 2930 का जिक्र किया, जाहिर है कि आप एएमयू के वाइस चांसलर रहे, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के सदर रहे, लेकिन कहीं पूरी किताब में
एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर का जिक्र नहीं है। एएमयू के कन्वोकेशन में आपने बड़ी बसीरत अफरोज तकरीर फरमाई, लेकिन उसमें भी माइनॉरिटी कैरेक्टर का जिक्र नहीं है। तो इसकी कुछ खास वजह है? जरूर जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं आया आपकी उसमें। इसलिए कि इस पे बहुत डिबेट पार्लियामेंट में हो चुका था 1980-81 में। मतलब ये कि वो बीच का जो दौर था, जो कांग्रेस के और मिसेस इंदिरा गांधी के खिलाफ जो वोटिंग हुई कुछ हलकों में, उस पे इसका बहुत असर था। चुनांचे जब वो वापस आई सरकार में तो उन्होंने इस पे तवज्जो दी और उस वक्त कुछ तरमीमें हुई जो आप उससे बखूबी वाकिफ हैं कि वहाँ क्या अमेंडमेंट आए एक्ट में। अब बाद में लोगों ने कहा कि ये काफ़ी नहीं था, किसी जज साहब ने उस पर तबसरा कर दिया। तो अब ये चीज़ें अब तक चल रही हैं। जस्टिस अहमदी साहब हयात हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, पूरी तफसील आपको बता देंगे। जी। अच्छा सर, अब जरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पे आपसे बात हो जाए, क्योंकि 10 साल आप राज्यसभा में रहे। तो जो हमारे करंट चेयरमैन है राज्यसभा के, वो बार बार कहते हैं कि साहब अपोजिशन विल हैव इट्स से एंड गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे। तो आपके जमाने में भी ये सवाल उठा था, और उस वक्त जो अपोजिशन के लीडर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने बहुत सही कहा था कि गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे ओनली व्हेन अपोजिशन हैड इट्स से। आपको लगता है कि अब अक्सर कई बिल्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन को वो जो से का राइट था वो पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुख्तलिफ सरकारों ने ये कोशिश की है, और मैं कह रहा हूँ कसदन मुख्तलिफ सरकारों ने, कि बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाए। और जो लोग बिल का ड्राफ्ट तैयार करते हैं वो मतलब पॉलिटिकली और लीगली दे आर कॉम्पिटेंट माइंड्स। मगर कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि एक लफ्ज का एक ही मतलब होता है। और आप चूंकि प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं, आप जानते हैं कि कितनी बार ये चीजें अदालतों में गई, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए जरूरत यह है कि जो भी प्रस्ताव आए उसको ठोक बजा के देखा जाए। और ठोक बजाने का तरीका वही है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, कि आप उसको सब एजेंडा पे लाइए और उस पर बहस हो जाए। बहस करने का तरीका सबको मालूम है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब ये एक इनोवेशन है हिंदुस्तानी, जो कि दूसरी पार्लियामेंट्स में नहीं मिलेगा आपको, कि वो बीच में शोरगुल शुरू हो जाता है। आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में शोरगुल नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जाओ, मैंने कई साल उसे देखा है, शोरगुल नहीं होता है, डिबेट होता है। जो कुछ आपको कहना है आप डिबेट में कहिए। तो कोशिश ये होती है कि किसी सूरत से जल्दी। अच्छा, जो असली खामी हुई है वो क्या हुई है? खामी ये हुई है कि पार्लियामेंट पहले 90-100 दिन बैठती थी। अब वो घट के 55-60 दिन पे आ गई। तो मतलब क्या है कि जो वक्त अवेलेबल है वो आधा हो गया। तो इसलिए हर चीज का वक्त कम हो गया। और यूपीए 1 में एक अटॉर्नी जनरल थे, गुलाम वहान जी। उन्होंने किसी लॉ यूनिवर्सिटी में एक तकरीर की थी, और मैं आपको बताऊंगा वो तकरीर कब की थी। उन्होंने 2004 या 5 में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 खामियां हैं। क्या 4 खामियां? द रूल of law is under serious threat. 1. 2. There is cancerous development within each institution. 3. There is a widespread popular disenchantment. And 4. If not arrested, these trends will in the long run are bound to be destructive. तो जो बात उन्होंने कही थी बिल्कुल सही कही थी जी। रूल ऑफ लॉ, आप जानते हैं मुझसे ज्यादा, के इज अंडर स्ट्रेस। इंस्टीट्यूशंस आर अंडर स्ट्रेस। मैंने पार्लियामेंट का जिक्र किया।
अगर एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जो कि सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकती है, तो फिर एग्जीक्यूटिव गोज स्कॉट फ्री. Actions of executive, right or wrong, are not scrutinized, and wrong actions are condemned. No, it doesn't happen. Judiciary, you know better, I shall not comment on it. And the public disenchantment is obvious. So, I mean, each one of these 4 points, which, by the way, I had mentioned these in my introduction to an earlier book 3 years back. Dare I question? इसमें भी जिक्र है सर, पर ये फरमाइए सर कि आप तो एक हाउस के चेयरमैन रहे हैं कि ये पूरा जो पार्लियामेंट्री निजाम है जिसमें सरकार वही बनाएगा जिसकी हाउस में मेजॉरिटी होगी, तो ये सोचना कि पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी एग्जीक्यूटिव को, ये तो कंट्राडिक्शन इन टर्म्स है, क्योंकि सारा गवर्नमेंट बिल ही पास होंगे पार्लियामेंट में, अपोजिशन तो कोई बिल पास नहीं करा पाएगी. टाइम भी ज्यादा जो है सरकार के मिनिस्टर्स को या मेंबर्स को मिलेगा बोलने के लिए. नहीं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है जो कि दोनों हाउसेस में ऑब्जर्व होता है. देखिए, टाइम एलोकेशन तय हो जाता है. जी जी. ऑल पार्टीज मीटिंग होती है चेयरमैन या स्पीकर के कमरे में, और वहां तय हो जाता है कि इस बिल पे 2 घंटे तबसरा होगा या 3 घंटे होगा या 5 घंटे होगा. तो और फिर उसको बांट दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला सबको मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है और ऑपोजिशन को भी मालूम है. तो उसमें कोई प्रोसीजरल फंक्शन है ही नहीं. जी जी जी. अच्छा सर, ये बताइए कि इंक्रीजिंगली ये लग रहा है कि राज्यसभा इज बिकमिंग इररेलेवेंट, क्योंकि ज्यादातर बिल, आपने भी जिक्र किया इसका, स्पीकर साहब लोकसभा के मनी बिल सर्टिफाई कर देते हैं. तो आपने तो पूरा जिक्र किया जो जेफरसन और वॉशिंगटन में डिबेट हुई अपर हाउस को लेके, पर एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आप सर हमारे व्यूअर्स को जरा बताएं कि ये जो राज्यसभा है इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है, फेडरलिज्म के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. देखिए, ये बात शुरू हुई ऐसे कि मरहूम अरुण जेटली साहब बहुत होशियार आदमी थे, बहुत अच्छे वकील थे. जी जी. उन्होंने एक ब्रिटिश प्रेसिडेंट निकाला नोन एज दी सॉल्सबरी डॉक्ट्रिन. जी जी. वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी वक्त हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी ने कहा था कि अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स जीत गए हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कोई हक नहीं है रोड़े अटकाने का, प्रोसीजरल रोड़े अटकाने का. और वो ये था कि साहब, ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो है नॉमिनेटेड है, हाउस ऑफ कॉमन्स जेन्युइनली रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक प्रेफरेंस. तो हमारे यहाँ उन्होंने ये जिक्र किया और फौरन इस पे जवाब ये दिया गया, मैंने भी और दूसरों ने भी, कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज एन नॉमिनेटेड हाउस, राज्यसभा इज एन इलेक्टेड हाउस. It has its own rights and its own duties. और कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में जहां जहां दोनों हाउसेस का जिक्र है, आप देखिएगा कि पहले राज्यसभा का जिक्र होता है, उसके बाद लोकसभा का जिक्र होता है. तो ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग, सबने हमेशा माना है कि ये राइट स्पीकर लोकसभा का है, जैसे कि वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में है. मगर एक चीज जिस पे लोगों ने तवज्जो नहीं दी है, जहां तक मुझे मालूम है, शायद मैंने स्क्रीन में मैं पढ़ा है कहीं, कि स्पीकर सर्टिफिकेशन से पहले दूसरे सीनियर मेंबर्स से, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन मेंबर्स, वुड कंसल्ट. प्रोसेस ये है कि भाई किस चीज को आप मनी बिल कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं. और हमारे यहाँ इस पे काफी तबसरा हुआ, काफी क्रिटिसिज्म हुआ, इस हद तक कि एक दिन किसी ने जेटली साहब पे कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया. तो उन्होंने फौरन खड़े होकर कहा कि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, इट वाज समथिंग व्हिच ही थॉट शुड कम टू नोटिस.
और फिर एक मेंबर ऑफ ऑपोजिशन उस वक्त, उनका नाम भी आपको बता दूं, जयराम रमेश साहब, वो सुप्रीम कोर्ट गए और इस पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ हियरिंग्स भी हुई हैं और नतीजा क्या निकला नहीं, नतीजा सर कुछ बहुत अच्छा नहीं निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की पावर्स अपहोल्ड कर दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उससे रिव्यू करने के लिए राजी हो गया है और वो एक लार्जर बेंच को चला गया। मैं समझता हूँ मेजॉरिटी जजमेंट गलत है कि राज्यसभा की फिर तो कोई अहमियत नहीं रह जाएगी ऐसे। अच्छा सर, ये आप किसी चीज को मनी बिल कह दीजिए, इसलिए कि कोई कानून जो है वो उसमें खर्चा तो होगा किसी का, खर्चा किसका होगा? सरकार का होगा, उसको छपवाने में भी सरकार होता है। तो ये इंटेंशन नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मकसद क्या है? वही बात जो कि जेफरसन के जमाने में कही गई थी जी, कॉफी ठंडी हो जाती है सॉसर, कॉफी ठंडी हो जाती है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आपको बड़ा एक यूनिक डिस्टिंक्शन ये भी हासिल है कि आपने प्रिजाइड ओवर की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जस्टिस सेन की, जी और जी आपने जिक्र किया कि जजेस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिल 2009 में आया, उसको उस वक्त की जो बीजेपी थी और लेफ्ट की थे उन्होंने सबने अपोज किया। तो आपने क्योंकि सर ये प्रोसीडिंग्स प्रिजाइड की, तो आपको कैसा लगा? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? क्या शॉर्ट ऑफ इम्पीचमेंट कोई चीज हम सोच सकते हैं अपने जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए इंडिया में? देखिए, मेरा वो काम नहीं था टू मेक अ जजमेंट ऑन दैट और टू प्रोनाउंस ऑन इट। एक प्रपोजल आया था हाउस में, द मेंबर्स डिड नॉट लाइक इट एंड इट वाज ड्रॉप्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय एनीबॉडी एल्स। बाकी वो जस्टिस सुमित्रा सेन का जो इम्पीचमेंट था वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ 1968 और सो इट वाज डन। मेरा काम बहुत आसान था। जब वो पिटीशन सबमिट हुआ तो it was examined in the light of the provisions of the act, and once it was found to be in order, then all I had to do was to write to the Chief Justice of India and ask him for suggestion regarding the nomination of a sitting judge of the Supreme Court, a Chief Justice of a High Court. दो तीन आदमी की कमेटी होनी थी। तीसरा आदमी एमिनेंट जूरिस्ट, वो उनको नहीं नॉमिनेट करना था, वो मैंने नॉमिनेट किया। दैट इज द प्रिविलेज ऑफ द चेयर। तो वो कमेटी बना दी, कमेटी ने अपना काम किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद हियरिंग हुई, ओपन हियरिंग। जस्टिस सेन हिमसेल्फ केम टू द बार ऑफ द हाउस। he defended himself brilliantly. I mean, my view, he defended himself brilliantly. But the report was accepted by the members of the house and the result followed. सर, तो ये फरमाइए कि एज चेयर जो एडमिशन की स्टेज है इम्पीचमेंट मोशन की, अगर 50 एमपीज ने साइन कर दिए तो चेयर को फिर डिस्क्रिशन नहीं है उसे उस स्टेज पे रिजेक्ट कर? नहीं, देखिए, कोई डिस्क्रिशन नहीं। चेयर के पावर्स आर ओनली प्रोसीजरल। हाँ, क्योंकि बाद में फिर जब जस्टिस गगोई वाला मामला आया तो चेयर ने रिजेक्ट कर दिया। एनीवे, अच्छा फिर सर ये फरमाएं कि लोकपाल बिल पे भी आपने प्रिजाइड ओवर किया और फिर वो कंट्रोवर्शियल एडजर्नमेंट जो हुआ 1128 पर, तो आपकी किताब से अगर मैं सही समझा कि रियल गलती जो है वो आपकी नहीं है बल्कि प्रणब मुखर्जी जी की है, जिन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो गवर्नमेंट का राइट है कि क्या ड्यूरेशन होगी हाउस की, और मैं कंसीड नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उनकी गलती है। देखिए, मतलब जो भी यही रूल है, क्योंकि बाद में अपोजिशन ने भी माना कि ये रूल है, लेकिन ये कि अगर प्रणब मुखर्जी चाहते तो बहस आगे हो सकती थी। देखिए, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता। जी जी, गवर्नमेंट ने तय करती है कि ड्यूरेशन ऑफ द सिटिंग क्या होगी, और वो आती है कहां से? गवर्नमेंट से जाती है राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंशियल कमांड आती है कि द सिटिंग ऑफ द हाउस विल बी फ्रॉम दिस डे टू दिस डे। अक्सर होता है कि सिटिंग एक्सटेंड होती है, मगर फिर भी एक्सटेंशन भी उसी रास्ते से होता है। उस वक्त एक्सटेंडेड रास्ता जो था वो उस दिन रात को खत्म हो रहा था 12 बजे। हाउस में डिबेट हुआ, बहुत, मेरा ख्याल है 180 या 85 अमेंडमेंट्स थे,
और एक स्टेज पे जब बहुत गर्मा गर्मी हो रही थी, तो उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, उन्होंने कहा कि आप इसको जैसे है वैसे पास कर दीजिए। वो ऑपोजिशन को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो उस गर्मा गर्मी में, नोक झोंक में, वो इस पॉइंट पे आया कि कैन द सिटिंग ऑफ द हाउस बी एक्सटेंडेड, एंड माय व्यू वाज दैट इट वाज नॉट विद इन माय पावर्स, because as somebody said, otherwise it would have become the long parliament of British history. जी जी जी। So I दूसरी चीज, acted correctly, I have no doubt about it then or now, and later on even the opposition including Mr. Arun Jaitley जी उन्होंने एक्सेप्ट किया था सर। सर accepted. ये फरमाएं कि बहुत ज्यादा जो लोग आपको इंटरव्यू कर रहे हैं वो इसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल पास करा दे। तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उसका कंसर्न होगा कि जो वो बिल ला रहा है वो पास हो, कोई इसमें नई बात नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी जिसपे आपसे रिएक्शन पूछा जाए और बहुत ज्यादा यानी पूरा इंटरव्यू उसके इर्द गिर्द घूमे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जेन्युइन कंसर्न था, उन्होंने आपसे एक्सप्रेस कर दिया, बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर स्पीकर या चेयरमैन से मिलते हैं, रोज सुबह नहीं मिलते हैं, रोज शाम को नहीं मिलते हैं, जब जरूरत होती है तो मुलाकात होती है, और वो मतलब ये कि कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। उस दिन वो आ गए मेरे कमरे में। आमतौर पे एक आध हरकारे आगे पीछे होते हैं जो खबर देते हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस दिन नहीं हुए। वो भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे कि उंगली उठाई जा सके। और उन्होंने कहा कि साहब बिल क्यों नहीं मेरे दिन में पास हो रहे हैं, तो मैंने कहा साहब आप जेटली साहब से पूछ लीजिए, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उन्होंने इस चीज को वेलकम किया था। तो देखिए, उस पर मैंने काफी मीटिंग्स की, और आप अगर उस सेक्शन को देखिए तो उसमें 2008 या 2009 में मैंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की थी जो कि वैलिडिक्टरी एड्रेस में मैंने जिनका जिक्र भी किया था। एक ये शोरगुल का, एक क्वेश्चन आवर के प्रॉब्लम्स का, और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे, देखिए जल्दी में काम नहीं होता है, पार्लियामेंट में वक्त लगता है, लोगों को राजी करना हुआ, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सो दे हैव देयर ओन रीजंस फॉर एग्रीइंग और नॉट एग्रीइंग और डिलेइंग एग्रीमेंट। उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता हूँ। माई पोजिशन वॉज टू शेयर विद देम the problem I was facing and to seek views as to how they can be addressed. Correct. And because I maintained good relations with all sections and all leaders, I could be quite candid with them in the privacy of my own chamber. जी जी। अब सर मैं एक आध चीज आपसे बहुत जनरल डेमोक्रेसी के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि आपने जामिया के कन्वोकेशन एड्रेस में 2007 में जॉन एडम्स को कोट किया और उनका वो प्रीमोनिशन अबाउट द प्रोपेंसिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू कमिट सुसाइड। तो अब 14-15 साल हो गए, दुनिया के कितने कंट्रीज में आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसीज आर डाइंग, तो और ये अथॉरिटेरियन बनती जा रही हैं। तो ये अचानक इतनी डेमोक्रेसीज दुनिया में क्यों सुसाइड कर ले रही हैं सर? किसी ने एक किताब भी इस पे लिखी है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। जी जी जी। तो ये एक फिनोमेना है विच इज ऑलमोस्ट ग्लोबल नाउ। जी जी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि you need a certain temper. A temperament is required to have a democracy functioning. In other words, if you and I are debating a matter and you may have a valid point of view and I would think that I have a valid point of view, but I should have the patience to listen to you and you should have the patience to listen to me. बिल्कुल। You see, all it requires is patience to listen to the other point of view. Now, there is no room there for saying only I have the right to decide. No, that's not. Oh, that right belongs to the voting public at the time of elections. अच्छा सर, फिर जरा इस्लाम और मुस्लिम्स पे आपने बहुत से लेक्चर्स भी दिए, लिखा भी,
तो क्या आप इस थीसिस से वाकई में एग्री करते हैं कि इस्लाम इज थियोलॉजिकली प्रोटेस्टेंट एंड पॉलिटिकली कैथलिक? Yes, I tend to. A very eminent scholar had said this. जी जी, आपने कोट किया है तो मैंने कहा आपसे पूछता हूं कि आप जी, यू आर इन एग्रीमेंट विद हिम? yeah, in principle, yes, I agree with it. There are two streams. देखिए, मैंने कहीं और भी जिक्र किया है, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने, talking about Delhi Sultanate जी जी before the Mughals came, that the king didn't carry any particular aura. As long as he was king, he was obeyed. If he ceased to be king, he was just another person. So the Islamic theory of governance, on which I gave a lecture, I think in Khuda Bakhsh Library, ab itne जी din जी, ho gaye, I पटना don't में quite जी remember, where this is quite spelt out. It is a republican approach, it is a democratic approach within the ambit of what was democracy in those days. जी 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 जी। अच्छा सर, ये फरमाएं कि डाइवर्सिटी भी बहुत आपने इस किताब में जगह जगह जिक्र किया। इंडोनेशिया में लेक्चर में बात की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन एड्रेस की बात हुई, सेकुलरिज्म का जिक्र हुआ, और आपने कई बार ये बात कही। अब ये तो लोगों ने कह दिया कि जैसे 2014 के बाद से आपने डाइवर्सिटी की बात करनी शुरू की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो आप सालों से कर रहे थे। तो आपने सर इंडियन सेकुलरिज्म का डिस्टिंक्शन किया यूरोपियन सेकुलरिज्म से, और जाहिर है कि हमारा जो सेकुलरिज्म है उसमें सिर्फ एक वॉल ऑफ सेपरेशन नहीं है चर्च और स्टेट के बीच, बल्कि उसका नेसेसरी इंग्रेडिएंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। Yes, yes. तो ये क्यों आपके कई एंकर्स को भी मैंने देखा जिन्होंने आपको इंटरव्यू किया, वो सेकुलरिज्म को अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज मानते हैं, और मेजॉरिटी अपीजमेंट अगर हो तो उसको वो समझते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी चीज है, जबकि स्लोगन हमेशा से ये रहा है अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। तो आप ये समझते हैं कि क्या सेकुलरिज्म की बात हो सकती है इंडिया में बिना माइनॉरिटीज के राइट्स का जिक्र किए हुए? देखिए, दूसरों की जहालत का मैं इलाज तो नहीं कर सकता हूँ, तबीब नहीं हूँ, मगर ये इस पे डिबेट क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखिए, जी सेकुलरिज्म इज देयर और नॉट, बट देयर आर टू अदर वर्ड्स व्हिच आर क्रिटिकल. One is justice and the other is fraternity. In other words, citizens, the concept of fraternity extends to every citizen, and every citizen has the right to claim justice. These are not concepts which were born yesterday, and they have been put in our constitution with great deal of thought. A good deal of time was spent. But at the same time, and as Dr. Ambedkar said in his last speech in the Constituent Assembly, that in the future there will be a life of contradictions. So contradictions have started surfacing. I mean, they have surfaced from time to time in the past, and they will continue to surface. It is left to the public of India to decide whether it wants to honor the concept of justice and fraternity or not. I have this confidence that the public will honor these two concepts. But Because sir, how else do you deal with the diversity which is a ground reality in our land? From Leh to Kanyakumari, from Gujarat to states of Northeast. Where is uniformity there? There's no uniformity. There's no uniformity of language. There's no uniformity of any other kind. In fact, the Anthropological Survey of India has mentioned in one of its reports 4,635 identities. जी So how do you deal with this diversity?
We are not a uniform society in any sense. And a wisdom lies in accepting this diversity as a fact and going forward with it. सर अलीगढ़ में जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ तो दो सवाल पूछे गए थे। एक तो ये कि इंडिया को डिस्क्राइब करें एक वन वर्ड में, तो मैंने कहा डाइवर्सिटी, और फिर एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, तो मैंने कहा न्यूट्रलिटी। तो वो सीनियर बोले, शकील साहब थे, अब भी टच में रहते हैं, कि नहीं हिंदी में बताओ। तो मैंने कहा तटस्थता। नहीं, मगर सर ये बताएं कि सोनिया गांधी ने आपको इनवाइट किया कि आप नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन बने, और फिर ये देखिए SC ST OBC सारे कमीशंस जो हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बन गए। प्रपोजल था नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन को भी बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन नहीं बन पाया। आपने भी कहा कुछ हेसिटेशन था, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का भी जो कमिटमेंट है सेकुलरिज्म को, वो कंप्लीट नहीं है, वो नहीं है जो नेहरू का था? और आप देखिए अब तो 2019 में इलेक्शन के बाद इस बात को बहुत जोर से कहा गया कि नो वन इन 2019 इलेक्शन कैंपेन कुड डेयर टू मेंशन वर्ड सेकुलर। तो ये इतना डर्टी वर्ड हो गया सेकुलर। आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटीज कमीशन, वो प्रस्ताव टू गिव इट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस surfaced very early in UPA government. Draft law was introduced in Lok Sabha and sent to the standing committee. The committee, as I have written, was presided over by Sumitra Mahajan ji. उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके कुछ सेक्शंस मैंने कोट भी किए हैं। तो उन्होंने उसको एंडोर्स किया, मगर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे, बट द गवर्नमेंट ऑफ द डे समवेयर hesitated. I have my own views what happened, but I'm not at liberty to talk about it. I've discussed this with the Congress chairperson also. She has her own views in the matter, but that too can't be discussed publicly. The fact remains that the constitutional status was not given. You see, the critical thing about constitutional status is that you have to have an investigative arm. Correct. The Scheduled Caste Commission has an investigating arm. The National Human Rights Commission has an investigative arm. So they can exercise real power where a wrong is suspected. Correct. That's all. जी सर, 2007 में इंडो यूरोपियन सेमिनार में भी आपने बड़ी तफसील से सोशल डाइवर्सिटी की बात की, और आपने कहा कि होमोजीनिटी जो है ये एक लिमिटिंग कंसेप्ट है। और फिर आपने टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस का जिक्र किया, डिस्टिंक्शन बताया कि टॉलरेंस उतना अच्छा कंसेप्ट नहीं है। तो आपको लगता है कि उस वक्त तो हम टॉलरेंस को कह रहे थे कि ये इनफ नहीं है, अब जो एक माहौल हेट का और कंटेम्प्ट और रेडिक्यूल का है, एक्सेप्टेंस की तरफ जाना तो अब नामुमकिन है जब टॉलरेंस ही खत्म की तरफ है? देखिए, short-sightedness is not the privilege of any society, but history tells us that short-sighted approaches are sooner or later rethought because they don't deliver. It is the same with us. I gave you one example, what happened in Yugoslavia. Nobody could have visualized that kind of thing. So why subject ourselves to that kind of stress and strain? We have a framework which is a practiced framework. It is written into laws, it is in our society and social practice. This is how we have lived for thousands of years. Correct. Indian society has never been homogeneous, and there should be no effort to introduce homogeneity. That's all. सर, ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर का 25th कन्वोकेशन था, उस पे भी बड़ी गैर जरूरी कंट्रोवर्सी हुई, और उसमें आपने कह दिया कि कंटिन्यूअस डायलॉग होना चाहिए फॉर प्रमोटिंग हार्मनी ड्यू टू इनहांस्ड एप्रीहेंशन ऑफ इनसिक्योरिटी among segments of our citizens, particularly Dalits, Muslims and Christians. तो मैं सर ये नहीं समझ पा रहा हूँ
कि इतना क्यों हंगामा है, क्योंकि इनसिक्योरिटी के वजह से ही प्रधानमंत्री जी ने खुद 2019 की अपनी जबरदस्त कामयाबी के बाद अपना नारा सबका साथ सबके विकास में सबका विश्वास जोड़ा। विश्वास उसी को दिलाया जाता है जो इनसिक्योर फील करता है। प्रिसाइसली तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इसमें कंट्रोवर्सी की जा रही है। ऐसी तो कोई खास बात आपने नहीं कह दी है। अब मैं क्या कहूँ इस पे। वो तकरीर जो मैंने बेंगलोर लॉ स्कूल में की थी, the then Chief Justice of India was sitting to my left. It was a written text, easily available on the website. You can see it. Anybody can see it. जी जी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आपने आबिद हुसैन साहब को कोट किया और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, इंसान कामिल और मुसलमान और कंफर्म्ड इंडियन की बात की। तो मैं जरा सा सर ये जानना चाह रहा हूं कि जो मुस्लिम क्लर्जी है, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में उसने ना तो कोई क्रिएटिविटी दिखाई इज्तिहाद के इस्तेमाल में, या आपने मसला का जिक्र किया, और उसकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में एक फॉल्स परसेप्शन बन गया कि ये रिजिड हैं, ये रिफॉर्म्स को अपोज करते हैं। इस तरीके की बात आपने अलीगढ़ में भी कही कन्वोकेशन में। तो कहीं पे आपको लगता है कि मुस्लिम क्लर्जी ने जो इस्लाम के बुनियादी उसूल थे इंटरप्रिटेशन के, उनका भी इस्तेमाल नहीं किया इनफ इंडिया के? मेरा तो यही ख्याल है, मगर हो सकता है कि उनका ख्याल दूसरा हो। और इसकी देखिए, बहुत सी चीजें आप अलीगढ़ से हैं इसलिए आप जानते हैं कि ये पुराना डिबेट है सर सैयद मरहूम के ज़माने से, और उसकी एक वजह ही ये भी थी जिसकी वजह से कि सर सैयद के कलेक्टेड वर्क्स अलीगढ़ ने नहीं छापे, दूसरी जगहों पे छापे। लोगों का ख्याल था, उलमाए दीन का ख्याल था कि ये भटक गए। तो ये डिबेट रहा है हमेशा, मगर इसमें जान नहीं है। हिंदुस्तान में उलमाए दीन का रोल दूसरा रहा है। आज भी वो डिबेट चल रहा है कि भाई फलां साहब जो हैं उनको ये ख्यालात हैं या वो ख्यालात हैं। तो ख्यालात तो होंगे, जो सोचने वाला आदमी होगा उसके ख्यालात होंगे। जी जी। अच्छा सर, फिर BHU के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में आपने इंडियन नेशनलिज्म की बात की और फिर बात की कि ये अकोमोडेटिव है ऑफ ऑल डाइवर्सिटीज। तो मैं सवाल सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या अचानक हो रहा है हमारी दुनिया में कि पाकिस्तान हो या टर्की हो या इवन अमेरिका हो, कि मेजॉरिटी को डर लगने लगा है। जो इनसिक्योरिटी की बात अभी हम कर रहे थे, वो माइनॉरिटी को तो हमेशा से लगता रहा है, और मेजॉरिटी को लगने लगे और मेजॉरिटी को समझा दिया जाए कि आप खतरे में हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी बात आपको नहीं लगती? अब इस बीमारी की डायग्नोसिस तो आप किसी डॉक्टर से पूछिए जो मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हो के क्यों ये परसेप्शन डेवलप हो रहा है या किया जा रहा है। जी जी। हो सकता है इससे 2-4 वोट्स और मिल जाए। जी। अच्छा, फिर सर आपने कहा है कि मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिलना चाहिए। तो क्या आपको वाकई लगता है कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये बिल्कुल वायलेटिव है आर्टिकल 15 के, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है ओनली ऑन द 1950 बेसिस का। ऑफ रिलीजन? हाँ 50 का, जी। 1950 का। जी जी। नहीं, देखिए, ये लफ्ज जो हमारी वोकैबुलरी में आ गया है ना, और ये पुराने डिबेट में है, रिजर्वेशन वाला, it is a bad word. In my view, we should use an expression called affirmative action. जी जी। क्लास में जो बच्चा जरा पीछे है, आप उसको कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन दे दीजिए। कोई आदमी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको आप जरा फैसिलिटी दे दीजिए। उसको अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंक लोन चाहिए और उसको उसके स्टेटस के मुताबिक बैंक लोन नहीं मिल रहा है, तो आप उसको फैसिलिटेट कीजिए। मतलब ये कि प्रैक्टिकल स्टेप्स टू फैसिलिटेट हिम स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट लाइक द रेस्ट ऑफ सिटीजन बॉडी। दैट्स ऑल दैट इज नीडेड। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है, दैट इज इट, नथिंग मोर, नथिंग लेस।
अब सर आखिर में आपने स्वामी विवेकानंद पे बहुत तफसील से 2013 में बोला और आपने उनको ही कोट करके कहा कि he was a man of religion and felt proof of one religion is proof of rest and that if one religion is true all other must be too. फिर आपने रिफर किया वो जो लेटर उन्होंने लिखा 10 जून 1898 को, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा कि साहब हमारा वेदांता ब्रेन और इस्लामिक बॉडी है। तो वो लोग जो बड़ी अकीदत रखते हैं विवेकानंद से, वो तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों? जब मैंने ये कहा था एक तकरीर में त्रिवेंद्रम में जी, तो एक बड़े सीनियर मेंबर ने एक पार्टी के मेरे एक साथी से पूछा कि भाई इनकी तकरीरें कौन लिखता है? तो उसने कहा साहब जहां तक मुझे मालूम है ये खुद लिखते हैं। बात वहां खत्म हो गई। तो उसमें इट इज देयर इन ब्लैक एंड वाइट। हर सोचने वाले आदमी के जहन में ये चीज होती है कि देयर मे बी वन, देयर इज नो वन वे टू व्हाटएवर यू आर सीकिंग। आप इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। Every religion has an element of truth in it. Who has the absolute truth? Well, opinions will differ. जी जी। फिर सर आपने कई अपने लेक्चर्स में खास तौर से ये जो कोंकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी थी उर्दू का जिक्र किया और उसको आपने कहा कि लैंग्वेज ऑफ रिबेलियन है एंड लैंग्वेज ऑफ लव एंड कल्चर है और इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई। तो क्या अब आपको कुछ इत्मीनान हुआ कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सरकार की, जिसमें मदर टंग पे बहुत ज्यादा फोकस है, इससे कुछ उर्दू के लिए बेहतर राहें खुलेंगी? पता नहीं, मैंने ज्यादा डिटेल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नहीं देखी हैं और मुझे इल्म नहीं है कि हाउ विल दिस बी ट्रांसलेटेड, बट अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू डू यू हैव एट द प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल लेवल the language schools. It all boils down to something as simple as the recruitment of teachers. जी। If you don't recruit teachers, then you don't do the teaching in that language. And this problem has arisen not just now, but in different places at different points of time. अब सर आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि किताब आपने खत्म की है हाफिज के शेर पे और अपने आप को दरवेश कहा है। अब बहुत लोगों को ये वर्ड दरवेश से जरा कुछ शिकायत हो सकती है, पर सर आपको नहीं लगता कि एज सिटीजन ऑफ द कंट्री आपकी ड्यूटी है कि आप देश को जो विजन और कोट अनकोट मैं कह रहा हूँ आइडियोलॉजी, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी आइडियोलॉजी वही होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी है, कि उस आइडियोलॉजी पे वापस लाएं? देखिए, हर चीज का वक्त होता है, हर चीज की एक उम्र होती है। मैं जिंदगी के उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं जबकि जिम्मेदारी दूसरों को संभालनी चाहिए। मुझ में अब वो सकत नहीं है कि मैं दौड़ धूप करूं सुबह से शाम तक। खुश हूं जिस तरह से हूं। अगर मौका मिलता है अपनी बात कह देता हूं, मगर भोपू लेके शहर में नहीं घूमता हूं। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत अच्छी ये किताब लिखी है, बहुत चीजें पता चली इस किताब में आपके कैरियर के बारे में और जिस तरीके के आर्टिकल्स लिखे हैं आपने। मैं समझता हूं कि वो डिस्क्रिप्शन के एक इंटेलेक्चुअल वाइस प्रेसिडेंट आप देश के रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया फैजान मुस्तफा साहब। ये मैं कह दूं आखिर में कि आपको मैं अक्सर सुनता हूं। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू।